जग्गैयापुर नाम के एक गांव में पालक और सुल्तान नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही उनके माँ बाप नहीं होने की वजह से दोनों अनाथ की तरह ही बड़े हुए हैं, लेकिन बेहतरीन चोरों की तरह बनाए गए हैं। दोनों भाई सिर्फ नाम के ही चोर हैं, एक भी काम ढंग की चोरी नहीं कर पाते हैं। जो भी चोरी करने के लिए जाते थे एक ही पल में पकड़े भी जाते थे। सुल्तान, बहुत भूख लगी है भाई। घर में कुछ भी नहीं है ना खाने के लिए। इसका मतलब आज की सुबह से ही हमें ढेर सारा काम है। चलो काम पर लगते हैं। परसों तक राजा की तरह जेल में थे, तभी अच्छा था। 3 वक्त खाकर अच्छे से आराम करते थे। अब देखो ये क्या हो गया है हमारे साथ। ऐसे कहते हुए दोनों जाकर तिल्लू की दुकान से सामान चुराने के बारे में सोचते हैं। ऐसे उस दुकान के पास जाकर देखा तो खुली दुकान के सामने घराटे मारते हुए सो रहा होता है तिल्लू। वो देखने के बाद यही सही मौका है कहकर दोनों को जितना खाने का सामान चाहिए उतना चुराकर भागते समय, भाई बेचारी उस कुत्ते को देखो, कैसी देख रहा है। उसे भी खाने के लिए कुछ देते हैं, रुको। ऐसे कहते ही पालक के हाथ में जो बिस्किट्स थी वो उस कुत्ते पर डालता है। तभी वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। वो आवाजें सुनकर तिल्लू नींद से जागता है और उसके बाद तो तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरी ही दुकान में चोरी करते हो। रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए दोनों की खूब पिटाई करता है उस दुकान का मालिक तिल्लू। ऐसे मार खाने के बाद खाली हाथ घर लौटते हैं दोनों भाई। ऐसे ही होती है इन पालक और सुल्तान की चोरियाँ। आराम से घर पहुंचकर सुकून से खा रहे होते। अभी कुत्ता है, उसकी नानी है कहकर यूं ही पिट गए। पहले तुम्हें मारना चाहिए बेवकूफ सुल्तान। ऐसे कहते हुए सुल्तान के पीछे पड़ता है पालक। ऐसे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाता है पालक। ऐसे वहाँ पर आराम कर रहे एक व्यक्ति के पास पालक को एक अजीब चीज नजर आती है। अरे ये क्या है? गन जैसा लग रहा है। नई गन लगती है। कहीं तुम लोग भी कोई नए तरह के पुलिस तो नहीं हो ना? मुझ जैसे को पुलिस वाले बनने जितना सीन नहीं है। ये एक मच्छर मारने वाला मशीन है। इसमें दवा भरकर गांव भर में धुआं छोड़ने पर वहाँ के सारे मच्छर मर जाएंगे। ये मेरा काम है। मैं पुलिस नहीं हूँ रे बेवकूफ। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति फिर से सो जाता है। वो बातें सुनकर पालक के मन में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है। ऐसे भागते हुए चल रहा सुल्तान को रोककर पालक, अब हमें भूखे रहने की जरूरत ही नहीं है और ना ही पैसों की कमी रहेगी। हम जो अब करने वाले हैं वो करने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा बढ़िया उपाय सोचा है मैंने। ऐसे कहते हुए अपना प्लान बताता है सुल्तान को। ऐसे वो दोनों उस मच्छर मारने वालों मशीन को उस व्यक्ति से चुराकर उसमें मच्छर मारने वाली दवाई के बदले नशे वाली दवाई डालते हैं। ध्यान से भाई, अगर वो जरा सा भी हमें सुन लेगा तो हमारा काम हो जाएगा। कोरोना मास्क सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत अच्छे से काम आएंगे। ये लो, पहन लो। ऐसे कहते हुए उस धुएं से बचने के लिए मास्क पहनकर उसे गांव में ले जाकर हर गली में धुआं छोड़ते हैं। वो धुएं की वजह से
वहाँ के लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। तब ये दोनों भाई मिलकर उन सब के पैसे गहने चुरा लेते हैं। ये दोनों भाई मिलकर ऐसे कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। कुछ दिन और इसी तरह से मेहनत करेंगे तो हम धनवान बनना पक्का है भाई। क्या समझा है मेरे भाई को? तुम्हारा आइडिया ही आइडिया है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर में नहीं आना चाहिए, वही काफी है। बहुत ही सुकून से चल रही है ना हमारी चोरियां। ये पुलिस और पकड़ने वाले घटिया बातें क्यों कर रहे हो फिर? चुपचाप चलो, काम पर लगना है। ऐसे कहते हुए फिर से उस मच्छर मारने वाले मशीन में दवाई मिलकर गांव के बचे हुए घरों में काम निपटने के लिए निकलते हैं दोनों भाई। ऐसे उन गलियों में भी धुआं छोड़कर बेहोश पड़े हुए लोगों के घर में से पैसे और गहने चुराते हैं दोनों भाई। इतने में दुकान का सामान लेकर वहां से गुजर रहे तिल्लू को इन दोनों भाइयों की करतूत पता चलती है। अरे बाप रे, इतने दिनों से गांव में होने वाली चोरियों के पीछे इन दोनों भाइयों का हाथ है। उस दिन इतनी मार खाने के बाद भी उन्हें नकल नहीं आया है। फिर से सबक सिखाना ही होगा इन्हें। ऐसे कहते हुए तिल्लू सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को वहां पर लेकर आकर वहां पर जो हो रहा है वो सब दिखाता है। वो देखने के बाद पुलिस वाले पालक और सुल्तान को जीप में बैठा कर ले जाते हैं। कितनी सुकून से कर रहे थे इतनी दिनों से चोरी। इसके बाद जिंदगी बेहतर होगी सोच लिया था, लेकिन तेरी खाली जुबान है ना, हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। चुप बैठो भाई, हम जो करते हैं उसका कोई फायदा है क्या? मिले बिना बचने के लिए वैसे भी फिर से जेल जा रहे हैं, सुकून से खाकर आराम कर सकते हैं और तुम चुप रहो। उसकी बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ जाता है पालक। हरिद्वार नाम के गांव में भोलेश नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। भोलेश का परिवार बहुत ही गरीब है। एक दिन काम पर नहीं गए तो उस दिन भूखे ही रहना पड़ता है। इस बार कैसे भी करके हम एक छोटा सा मटका खरीदना ही होगा जी। स्टील और प्लास्टिक के बिंदी में पानी इतना गर्म हो रहा है कि पानी पीने के ख्याल से भी डर लग रहा है। मैं तुम्हें इस बात पर कोई बहाना नहीं दूंगा जया। कल मैं अपने मालिक से बात करके देखता हूँ। भोलेश एक ऐसी संस्था के लिए काम करता है जो पुराने और बंद पड़े घरों की सफाई करते हैं। भोलेश हर रोज एक नई जगह पर पुराने घर की सफाई करता है। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए सेठ जी। इस गर्मी में स्टील के बर्तन से पानी पीना मुश्किल हो गया है मेरी पत्नी और बच्चों के लिए। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 10 दिन तक परमानेंट काम देकर दिन के 20 रुपए बढ़ सकता हूँ। क्या कहते हो? जरूर करूँगा सेठ जी। कहाँ पर जाना है पता बता दीजिए बस। भोलेश के सेठ जी उसे एक चिट्ठी पर पता लिखाकर दे देते हैं। भोलेश उस पते पर चला जाता है। वो बहुत बड़ा घर था और ऐसा लग रहा था कि सदियों से बंद पड़ा है। उस घर में एक भी आधुनिक चीज नहीं थी। वो सब देखते ही थोड़ी देर के लिए भोलेश सपनों में खो जाता है। मैं ये कौन सी सोच में पड़ गया हूँ? जल्दी से काम खत्म करना होगा। 10 दिन के बदले 5 दिन में काम पूरा कर दूं तो 10 दिन के पैसे 5 दिन में ही मिल जाएंगे। ऐसे कहते हुए भोलेश उस घर में काम शुरू कर देता है। उतने बड़े घर में सिर्फ भोलेश ही था, इसलिए छोटी सी छोटी आवाज भी ध्यान से सुनाई दे रही थी।
पानी की बूंद से लेकर हवा की सरसराहट भी। हर तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी। भोलेश अपना काम खत्म करके वहां से निकल ही रहा था कि एक बंद कमरे से ऐसे आवाज आती है, मैं इस घर में किसी को महसूस कर रहा हूँ, कोई है तो मेरी मदद करो। वो आवाज सुनते ही भोलेश पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद उस कमरे के पास जाकर बाहर से ऐसे कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? मैं फ्रिज हूँ। मेरे पुराने मालिक ने मुझे अपने साथ लेकर जाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं पुराना हो गया हूँ। वो बात सुनते ही भोलेश बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। घर पहुंचकर भी भोलेश डरा डरा से रहता है। वो देखकर भोलेश की पत्नी जया को फिक्र होने लगती है। क्या बात है, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? सब ठीक तो है ना? या फिर इस मटके की बात को लेकर परेशान हो रहा हो? तब भोलेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, कैसे उसे नया काम मिला और उस काम की जगह पर क्या क्या हुआ। सब सुनने के बाद जया को भी थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए वो अपने पति से ऐसे कहती है, शायद वो सेठ तुम्हें जानबूझकर वहाँ पर भेज रहा है। सबने डरकर मना कर दिया होगा और आखिर में तुम ही मिले होगे। वो काम छोड़ दो, जिंदा रहे तो कुछ भी करके जी सकते हैं। नहीं जया, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ। जिंदगी में पहली बार इतने पैसे कमाने का मौका मिला है। कुछ भी हो जाए, उस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। ऐसे कहते हुए भोलेश उस कमरे से दूर रहकर सारे घर की सफाई कर लेता है। 5वां दिन और उस कमरे की सफाई करनी थी। भोलेश हिम्मत जुटाकर उस कमरे में जाता है और फटाफट सफाई करके बाहर आ रहा होता है। तभी वो फ्रिज बोलने लगती है, मैं इस घर में किसी को महसूस कर रहा हूँ, कोई है तो मेरी मदद करो। वो आवाज सुनते ही भोलेश वहीं बेहोश हो जाता है। आंख खोलकर देखा तो वो अपने घर में था। जया और बच्चे उस फ्रिज के सामने बैठे थे। जया बताती है कि वो एक जादुई फ्रिज है। हर बार खोलने पर कुछ ना कुछ खाने के लिए निकलता रहता है और भोलेश को घर लेकर आने वाली भी वही फ्रिज है। वो बात सुनकर भोलेश बहुत खुश होता है और उस जादुई फ्रिज के आने के बाद उसकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है।